हाँ तो बच्चों, आज हम लोग CSR कंप्लीट करेंगे। पहले एक बार कल लास्ट क्लास में जो आपको CSR के बारे में बताया वो जल्दी जल्दी सुन लो। मैंने आपको कहा कि कंपनियां जिस सोसाइटी से प्रॉफिट अर्न करती है उस सोसाइटी की तरफ कंपनी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करवाने के लिए सेक्शन लाया गया जिसमें कहा गया कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक मिनिमम परसेंटेज उस सोसाइटी के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम दिया गया CSR। अब कंपनियों ने आर्ग्यू किया कि हम प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देते तो है और वो टैक्स सरकार के पास जाता है, सरकार उन पैसों से वापस सोसाइटी पे ही तो खर्च कर रही है। तो बोला नहीं, उसके अलावा भी आप भी खर्च करो, सरकार तो अपना काम कर रही है, आप भी करो, क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हम आपको पेनलाइज या पनिश नहीं करते। जैसे स्टील इंडस्ट्री स्टील बनाती है, उससे डस्ट निकलता है, ठीक है। कुछ कंपनियां टोबैको बना रही है, ठीक है, अल्कोहल बेच रही है, बहुत सारी तरह की कंपनियां हैं और मोर और लेस बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, गिनती भी नहीं की जा सकती, जो इतना स्मोक और डस्ट प्रोड्यूस कर रही है जिससे सोसाइटी को हार्म पहुंचता है। तो आपकी इस सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए हम कहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा खर्च करो। उसमें भी हम हर कंपनी को नहीं बोल रहे खर्च करो, जिसको बोल रहे हैं उसको ही करना है। कितना करना है ये नहीं बताया, खर्च कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा ये बताया। रिवाइज कर लेते हैं, CSR पे कहाँ खर्च नहीं होगा। एक न्यूमेरिक बनवाया था पॉइजन। पॉइजन का मतलब था P फॉर पॉलिटिकल पार्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन देते हो, वो CSR पे एक्सपेंडिचर नहीं माना। O फॉर आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। फिर E फॉर एम्प्लॉय के एक्सक्लूसिव बेनिफिट, पॉइजन में E था। फिर S फॉर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, S फॉर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, और S दो थे, एक स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन और एक स्पॉन्सरशिप, और N फॉर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है उसके अंदर अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, यार ये अपन आ गए, हवा तो चल नहीं रही, चल रही है, मेरे को क्यों नहीं आ रही, क्यों, तो मेरी क्यों पिक्चर बना दी आगे। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि ये तो पॉइजन हो गया जहां खर्चा नहीं करना। फिर मैंने आपको शेड्यूल 7 बताया जहां खर्चा करना है, वो याद नहीं करना आपको, मोटे मोटे याद रखने हैं। पॉवर्टी इरेडिक्शन पे, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आर्म्स और एम्यूनिशन मतलब पुलिस वालों और आर्मी वालों के ऊपर, ठीक है, मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, स्लम रीडेवलपमेंट के ऊपर, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। इंक्यूबेटर को देते हो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए, ओलंपिक्स वगैरह की, PM केयर फंड, और रूरल डेवलपमेंट, स्लम डेवलपमेंट। जितना दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आती जा रही है, ये सब कल पढ़ा दिया। साथ में कल ये भी पढ़ा दिया कि कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था इन्होंने कि जैसे आप कोई मैराथन करवाते हो, कुछ वन टाइम इवेंट कराते हो, वो CSR में काउंट। एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि भैया CSR पे जो खर्चा है उसे इंक्लूसिव मानना है, ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव नहीं है। लिस्ट क्या है, और भी चीज़ें हैं जो CSR में आ सकती है, भले वो इस लिस्ट में ना हो। तो इस लिस्ट को ब्रॉड वे में आप लोग कंसीडर करना। इस लिस्ट को सिर्फ एक इलस्ट्रेशन समझना कि ऐसे होने चाहिए। ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो CSR में आ सकती है, जो हम लिखना भूल गए हो। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात करी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उसकी सब्सिडरी इंडिया में है, और वो फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी CSR में लाए कर रही है और उसके लिए खर्चा फॉरेन कंपनी कर रही है, तो वो CSR में काउंट होगा। जैसे मैकडोनल्ड बाहर की कंपनी है और शब्बीर इंडिया की है। शब्बीर सब्सिडरी है किसकी, मैकडोनल्ड की। अब शब्बीर के वो CSR का खर्चा करना है, लेकिन शब्बीर के पास पैसे नहीं है और मैकडोनल्ड कर रही है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत। हमें तो खर्चे से मतलब है, कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी हो गया था। कुछ और क्लैरिफिकेशन भी दिए थे। क्या, अगर सेक्शन 8 कंपनी वाली को डोनेशन देते हो और वो सेक्शन 8 कंपनी का काम ही CSR में खर्च करना है, तो आपका जो अमाउंट है वो CSR पे खर्च मान लिया जाएगा। ये भी एक क्लैरिफिकेशन था। 3-4 क्लैरिफिकेशन कल बता दिए, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब जल्दी से आगे आओ, कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से लाइन से शुरू करना। ये सेक्शन बिल्कुल लाइन से चलेगा, एक नंबरिंग भी करते चलना। कल मैंने आपको पढ़ाया एक्सपेंसेस जो CSR में नहीं आता, पॉइजन, उसको नंबर 1 कर दो तुम, नंबर 1। और अब नंबर 2 पे दे रखा है CSR कमेटी, नंबर 3 पे CSR पॉलिसी,
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, ये सब डेफिनेशन से जल्दी जल्दी बता देता हूं। जिन भी लोगों को CSR पे खर्च करना है उनको पहले एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे। कितने डायरेक्टर? उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एक कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा। अगर आपकी कंपनी में कौन नहीं होता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो फिर 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा। देखो, CSR कमेटी मीन्स CSR कमेटी, पागल का बच्चा, CSR कमेटी मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ऑफ द बोर्ड। ठीक है, काटो इसको पागल को। CSR पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी जो CSR की, काटो इसको भी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये आगे काम आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसको टिक कर लो। देखो, तुम लोगों को गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही क्या? मेरी क्यों पिक्चर बन रही है? आप खड़े हो ना, और तुम्हारे पास एनर्जी आ रही है? प्राची नीचे चले, अब दिल्ली सर चिल्लाएंगे फिर। तुम पे तो चिल्ला सकते हैं ना। अच्छा मेरी बात सुनो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का क्या मतलब है कि अभी जो सपोज करो कि इनका ये कहना है कि आपने CSR कमेटी बनाई, अब वो कमेटी बनाकर खर्चा सही से हो रहा है या नहीं उसके लिए स्टाफ रखा, तो उसके ऊपर भी खर्चा हुआ, तो ये कह रहे हैं कि वो खर्चा CSR में काउंट होगा कि नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब वो कमेटी का वो हिस्सा जो इस खर्चे को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाई गई है कि खर्चा बराबर हो रहा है नहीं हो रहा। कमेटी का तो काम ही है। कमेटी में कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? 3। तो उनका तो काम है इसको मॉनिटर करना, तो वो तो कोई सैलरी नहीं लेंगे। लेकिन उनके अलग से जिनको उन्होंने रखा है वो थोड़ी कोई गांव-गांव में जाएंगे, गली गली में जाएंगे, देखेंगे कि भैया खर्चा हुआ नहीं हुआ। इसके लिए तो स्टाफ रखेंगे, तो वो जो स्टाफ इसको एडमिनिस्टर कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा। तो अब इनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे जो खर्चा करो वो टोटल CSR खर्चे के एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी वो 5 है, 10 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, खैर अभी 5 समझ लो। तो आपका टोटल CSR का जो खर्चा है उसका 5% ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिलाई कपड़े से महंगी पड़ जाए। ठीक है, जैसे आप CSR पे खर्चा कर रहे हो 5 लाख रुपए और उसको मॉनिटर करने के लिए एक राणा जी रखा है जो 10 लाख रुपए पैकेज लेता है। हम पूछते भाई आपका क्या काम है? ये कंपनी के जो CSR प्रोजेक्ट्स है ये मैं हैंडल करता हूँ। ठीक है, बोला कितने पैसे लेते हो? 10 लाख रुपीस। ठीक है, आपको भी यही हो तो बताना। साला मेरा खर्चा 5 लाख है CSR का और उसको मॉनिटर करने के लिए जो हाथी बिठा रखा है वो हाथी 10 लाख रुपए लेता है। तो भैया सिलाई कपड़े से महंगी नहीं होनी चाहिए। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे एक लिमिट लगा दी कि भाई इतना ही खर्च करोगे बस तुम, इससे ज़्यादा नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मीन्स द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंपनी फॉर द जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CSR इन द कंपनी बट शेल नॉट इंक्लूड द एक्सपेंसेस डायरेक्टली फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन फॉर CSR। अब अगर आपने CSR के प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए भी एक कमेटी बना दी है और उसको भी आप पैसे दे रहे हो तो वो जनरल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। और ये खर्चे वाली बात जो मैंने बोली ना, ये आगे लिखेगा कि क्या कितना खर्चा आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे कर सकते हो, कितना कर सकते हो, ये आगे लिखेगा। ये कार्डो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस में अप्रूव है, फलाना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, कल मैंने आपको ये बताया CSR पे खर्चा करना कितना है। वेरी करता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है वो नहीं बताया। 2% नहीं बोला था मैंने, 2.5 कुछ भी नहीं बोला। चलो अब मेरी बात सुनो, CSR के ऊपर हमें खर्च करना है। अच्छा कल मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया ना कि CSR पे खर्चा करता कौन है। एक रिव्यू दिया था, क्योंकि मैं इस बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। जब वो पॉइंट तब आएगा। अभी सुन लो कि जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो या पिछले साल नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो। अब तुम बताओ इन तीनों कंडीशन में और आना चाहिए कि एंड आना चाहिए? हाँ, और आना चाहिए। सोच समझ के जवाब देना। मैंने तुम्हें कह दिया नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा।
उनको CSR बनाना है और उनको खर्च करना है। तुम्हारे हिसाब से एंड आना चाहिए और आना चाहिए? हाँ, और आएगा। तुम लोग कह रहे हो एंड आएगा। तू बोल। देखो तुम लोग अगर लॉ मेकर के इंटेंट को समझ जाओगे ना तो फिर तुम लोग गलती कभी नहीं करोगे। अब ये और एंड ये सब चीज़ें तुम्हें हमेशा परेशान करती रहेगी अगर तुम इंटेंट नहीं समझोगे तो। देखो और आएगा इधर, अगर एंड आएगा तो कम कंपनियां कवर होगी और में ज़्यादा होगी। सोचो ना तुम। अब लॉ मेकर का इंटेंशन क्या है? CSR ज़्यादा लोगों पे एप्लीकेबल करवाना कि कम पे? अगर कम पे एप्लीकेबल कराना होता तो एक कंडीशन डाल देते, बस जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा होगा। 1000 करोड़ वाली कंपनियां बहुत कम है तो बस किसी पे लगेगा ही नहीं। लॉ मेकर का इंटेंशन है ज़्यादा लोगों को कवर करना, ना कि, समझो तो सही। और ज़्यादा कब कवर होंगे? जब और लगाऊंगा। अब जैसे सपोज करो मेरे से बोला तेरे पे CSR लग गया, मैंने कहा पागल है, मेरा पेडअप कैपिटल कोई 500 करोड़ थोड़ी है, मेरी तो कैपिटल 50 करोड़ है। टर्नओवर मेरा तो टर्नओवर 1000 करोड़, 1000 करोड़, मैंने 1 करोड़ नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। अब नेट प्रॉफिट 5 करोड़, तो नेट प्रॉफिट वाले में कुछ कंपनियां कवर हो जाएंगी क्योंकि 5 करोड़ नेट प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है। 1-8 करोड़ का नेट प्रॉफिट तो अपने यहाँ के दुकानदार कमा लेते शॉपिंग सेंटर में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1-8 ना BC, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, ठीक है। BCC भी कमाएगी एक दिन, ठीक है। अभी तो गर्मी लग रही है बाकी सर्दी सर्दी बोलूँ तो नहीं लगेगी। मैंने 100 बोली थी तो विराट कोहली ने तो 100 लगाई नहीं। यहाँ आ रही है तो यहाँ कर लूँ। हाँ सुनो, तो 5 करोड़ का टर्नओवर होना आप समझते हो ना कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा 1-8 करोड़ का टर्नओवर तो यहाँ कोटा में ही ऐसी कंपनियाँ होंगी, कंपनी छोड़ो इंडिविजुअल होंगे जिनका 1-8 करोड़ का टर्नओवर होगा। कितनों की तो ऑडिट हमने करी, मैंने तुम्हें कहा था। ऐसे तो पान वालों की ऑडिट करी हमने जिनका 1-2 करोड़ का टर्नओवर था और 25-30 लाख का नेट प्रॉफिट था। तो कोई बड़ी बात नहीं है 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो जिनका 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट होगा उन लोगों के ऊपर भी ये सेक्शन लगेगा। तो अब बोलो और आना चाहिए एंड आना चाहिए? और आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? और है। तो जो तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी कर रहा है उसको CSR कमेटी बनानी है, और जिसको CSR कमेटी बनानी है उसको CSR पे खर्च करना है। आगे बढ़ूं? अब खर्च करना कितना है, खर्च करना कितना है, ये सब आगे आएगा। तुम अभी ढूंढो मत, जब आएगा तब टिक कर लेना। अभी बीच में से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है थोड़ा। अब जिनको भी CSR पे खर्च करना है उनको खर्च करना है अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%। और ये वेरी करता रहता है, फिर बोलता हूं मैं। आया था तब 5 भी था, अभी 2 है, फिर चेंज भी हो सकता है। खैर अभी तो 2 है। कितना? अब 2% आपको खर्च करना है तो कोई बड़ी बात है आपके लिए? कर दोगे? इसीलिए मैंने कल कहा था कि कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, 2% खर्च कर सकते हो आप। इसलिए कंपनी शांत हो गई। पहले कंपनियां बहुत नाटक कर रही थी, फिर कंपनियों को बोला, अबे भाई नेट प्रॉफिट अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो उसका 2% 2 लाख रुपए। ऐसे पैसे तो जिन्हें कहाँ ऐसे ही पटक देते हो तुम, पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रीब्यूट करते हो, डोनेशन देते हो चुनावों में, मत देना, थोड़ा कम दे देना, ये तो गरीबों का भला हो रहा है। तो फिर कंपनियां मान गई। तो कितना करना है? सिर्फ नेट प्रॉफिट का 2%। अब नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा वो इसमें बता रखा है। तो ये बताने के लिए इतनी रामायण गाई मैंने कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा। सुनो, तो अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा ये दे रखा है। अभी मैं तुम्हें अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे होता है, क्या खर्चे आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो जैसे नेट प्रॉफिट निकलता है ना कंपनीज एक्ट में, वो ही निकालना है पहले। तो पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से पहले निकाल के पटक दो। अब उस नेट प्रॉफिट में से बस 2 तरह की इनकम हटा दो तो ये CSR वाला प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर उसका 2% ले लो। कौन से 2 प्रॉफिट हटा दो? ये 2 प्रॉफिट जो हटाने हैं ना, इसका लॉजिक समझना तुम। एक तो वो प्रॉफिट जो तुमने उन ब्रांचों से कमाया है जो इंडिया के बाहर है, एक वो प्रॉफिट जो तुमने उस डिविडेंड से कमाया है जिन कंपनियों पे CSR का सेक्शन एप्लीकेबल है।
कैसे, लॉजिक समझो। जो पैसा मैंने इंडिया के बाहर से कमाया है वो हटा दो, क्योंकि CSR में जो खर्च करते हैं वो इंडिया के अंदर करना है। तो सालो जब तुम इंडिया के बाहर खर्चा नहीं करने दे रहे हो तो इंडिया के बाहर की इनकम को भी क्यों काउंट कर रहे हो, वो भी हटाओ। तो इंडिया के बाहर की जो इनकम है, जो ब्रांचेस इंडिया के बाहर है, वो खर्चे आप हटा दो। क्योंकि अभी जैसे अगर मैकडोनल्ड है, उसके सेंटर इंडिया में है, उसको आप कह रहे हो कि तुम फॉरेन कंपनी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा सेंटर इंडिया में है, तो तुम्हें भी CSR पे खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, कल बताया था। तो अगर आपका सेंटर इंडिया में है तो आपको CSR पे खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ये क्राइटेरिया में बैठ रहे हो, बैठ ही रहा होगा मैकडोनल्ड, तो बैठ रहा होगा, पेड अप कैपिटल 500 करोड़ होगा आराम से होगा, 1000 करोड़ टर्नओवर आराम से होगा, आराम से 1000 करोड़ या 500 करोड़ के बर्गर तो टीना खा जाती है। ठीक है, तो अब 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी आराम से होगा। तो अब CSR इन पे एप्लीकेबल होगा। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि आप 2% खर्च करवा रहे हो, तो हमारा नेट प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा आता है। हमारा नेट प्रॉफिट आता है 1000 करोड़, 1000 करोड़ का 2% भी 20 करोड़ आता है। तो 20 करोड़ में से हम 15 करोड़ इंडिया में खर्च कर देते हैं, 5 करोड़ अमेरिका में कर देंगे, क्योंकि अमेरिका हमारी होम कंट्री है और थोड़ी गरीबी तो हमारे यहाँ भी है, थोड़ा हंगर वहाँ भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तुम्हारे देश में 15 करोड़ कर रहे हैं, 5 करोड़ वहाँ खर्च करने दो। बोले नहीं, खर्चा तो इंडिया में करना पड़ेगा। तो मैकडोनल्ड बोलेगी हराम खोरो, खर्चा सारा इंडिया में करवा रहे हो, तो जो मेरा 1000 करोड़ का प्रॉफिट है वो मैंने इंडिया थोड़ी कमाया है, इसमें 700 करोड़ का प्रॉफिट तो मैंने विदेशों से कमाया है, मेरे सेंटर तो सब जगह है। तो बोला हाँ, तो वो हटा दो ना, माथे क्यों आ रहे हो। तो जो ब्रांचें तुम्हारी इंडिया के बाहर है उससे जो प्रॉफिट कमाया वो हटा दो। और तुमने कोई ऐसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव किया है जिन कंपनियों पे CSR का सेक्शन लगता है वो भी हटा दो, क्योंकि जिन पे CSR का खर्च लगता है वो 2% खर्च करके आया होगा, फिर उसने 2% खर्च किया, फिर नेट प्रॉफिट बचा, वो नेट प्रॉफिट का उसने डिविडेंड दिया। अब तुम्हें जो डिविडेंड मिला तुम उस पर भी फिर खर्च कर रहे हो, तो एक ही प्रॉफिट पे तुमने 2 बार CSR ले लिया। इसलिए लॉजिक है। तो 2 तरह के प्रॉफिट तुम्हें CSR में से हटा देने हैं। एक तो बाद वाली बात वापस बोलूं, एग्जाम्पल से बोलता हूं। लवीना लिमिटेड पे CSR लगता था। लवीना लिमिटेड का प्रॉफिट था 100 करोड़। लवीना लिमिटेड ने 2 करोड़ CSR पे खर्च कर दिया, 2%। लवीना लिमिटेड का प्रॉफिट बचा 98 करोड़। लवीना लिमिटेड शब्बीर लिमिटेड की सब्सिडरी थी, वो भी फुली ऑन सब्सिडरी थी। तो लवीना लिमिटेड ने जो भी प्रॉफिट कमाया उस पे डिविडेंड शब्बीर लिमिटेड को मिला। 98 करोड़ में से लवीना ने 90 करोड़ का डिविडेंड दिया और वो 90 करोड़ शब्बीर को मिले, क्योंकि उसका 100% शेयर था लवीना पे। अब ये 90 करोड़ का प्रॉफिट मेरे पास आ गया, डिविडेंड आ गया। ये 90 करोड़ का डिविडेंड मेरे प्रॉफिट में जुड़ गया। मेरा प्रॉफिट 100 करोड़ था, डिविडेंड मिलके 190 करोड़ हो गया। अब मेरे पे भी CSR लगता था, तो मैं 190 करोड़ का 2% खर्च करूंगा। तो मेरे 190 करोड़ में 90 करोड़ लवीना वाले थे। लवीना ऑलरेडी CSR पे खर्च करके आई है, एक ही प्रॉफिट पे तुमने 2 बार CSR ले लिया, इसलिए ये 90 करोड़ हटाने पड़ेंगे। तो अब 190 में से मैं 90 हटा दूंगा लवीना से जो डिविडेंड मिला है, एंड मेरा प्रॉफिट कितना कंसीडर करूंगा, 100 करोड़। और 100 करोड़ में भी 50 करोड़ अगर मैंने इंडिया के बाहर से कमाए तो वो भी हटा दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना कंसीडर करूंगा, 50 करोड़। लॉजिक है भाई, याद रखना। तो 2 तरह के प्रॉफिट आपको हटाने हैं, एक तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दैट कंपनी ऑन विच CSR सेक्शन इज एप्लीकेबल, and second, all those profit which has been earned from those branches which has been situated outside India. बोलो। वो तो बाहर से मिला था, आउटसाइड इंडिया ही हो गया, खत्म। बाहर का तो कुछ लेना ही नहीं है, ना प्रॉफिट, ना डिविडेंड, ना फलाना, ना रेंट, ना कचरा, क्योंकि बाहर आप खर्चा कर रहे हो, अलाउ नहीं कर रहे हो, तो बाहर का प्रॉफिट भी क्यों ले रहे हो। ठीक है, थोड़े उसूलों वाले बनो। कैसे बनो, पढ़ो, ये लिखा हुआ है भाई। अब रीड में नहीं करूंगा, रीड कर लो, ये सब लिखा हुआ है, करो जल्दी, रीड करो, टिक करो। लो, तो नेट प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 2 लाइन अंडरलाइन कर लिए, किसकी बुक है अंडरलाइन कर लेना। एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच एंड एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर CSR। अब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का मतलब 7th में दे रखा है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का मतलब समझा देता हूँ, फिर रीड कर लो, मेरी बात सुनो। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, मैंने कल आपको कहा था ना कि आप अगर चाहो तो CSR पे खर्चा एक प्लान की तहत भी कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट के तहत। प्रोजेक्ट इन्होंने कहा है 3 साल में हो जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स पूरा। तो अगर आप आज खर्चा कर रहे हो तो आप बोल दो कि भाई हम जो CSR पे खर्चा करेंगे वो 3 साल तक लगातार करेंगे एक प्रोजेक्ट की तहत, ताकि एक बड़ी एसेट क्रिएट हो जाए, सबका फ़ायदा हो। तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में रजिस्टर करवा लो। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट 3 साल का रहेगा आपका। अब अगर आपने पहले प्रोजेक्ट सोचा था 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा और नहीं हुआ,
और बाद में आप उसे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में करवाना चाहते हो तो बाद में भी करवा सकते हो, और पहले से भी आपको छूट है, आप पहले ही वहाँ फाइल कर दो कि भैया मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 3 साल चलेगा, तो मैं जो खर्चा है वो भी 3 साल में लगातार करूँगा। इस साल मेरा जो 2% है वो तो करूँगा, अगले साल जो 2% करूँगा वो भी इसी प्रोजेक्ट में करूँगा, फिर उसके बाद जो 2% आएगा वो भी इसी प्रोजेक्ट में करूँगा। इसे 3 साल क्यों रखा है इसका भी एक लॉजिक है, आगे बताऊँगा मैं तुम्हें, पढ़ो। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इज़ अ मल्टी लेयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन हैविंग अ टाइम लाइन नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज कमेंस, जिस साल में वो शुरू हुआ है उसके बाद 3 साल और, एंड ऑल दोज प्रोजेक्ट विच वॉज इनिशियली नॉट अप्रूव्ड एज अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, वो शुरुआत में तो मल्टी ईयर नहीं थे, बट हुज ड्यूरेशन एक्सटेंडेड, उसको ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया बोर्ड ने उस खर्चे को देखते हुए। जैसे मैंने कहा था 1 साल में हो जाएगा, लेकिन स्कूल नहीं बना 1 साल में, तो मैंने कहा अगले साल भी करूँगा मैं, स्कूल तो बनाना ही है, तो बोर्ड अप्रूवल दे देगा, CSR कमेटी में बोर्ड ही है, बोर्ड अप्रूवल दे देगा तो 1 साल और खिंच जाएगा, फिर जो खर्चा है वो उसी प्रोजेक्ट में लगा दो। मैंने कल आपको कहा था कंपनी को यही गाइडेंस देनी चाहिए, जो भी उनके बोर्ड है और जो भी CSR कमेटी में है, कि इस खर्चे को एक नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट ना करके हमेशा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में ही चलाना चाहिए। कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ क्रिएट करो कि तुम्हें फ़ायदा हो और वाकई में सोसाइटी को फ़ायदा हो। कल मैंने बोला था कि चद्दरें कंबलें बांटना और अनाज दे देना, कचौरी खिला देना, समोसे खिला देना, चावल दे देना सस्ती रेट पे, ये काम इस प्रोजेक्ट में मत करना। अलाउड तो है लेकिन मत करना। इसमें थोड़ा कुछ बड़ा सोचना, पूरी तरीके से लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करने की कोशिश करना, ताकि जब ये खर्चा हम कर दें 3 साल में तो हमारे हाथ में कुछ आए, हमें भी लगे कि हाँ वाकई में कुछ हुआ है, और सामने वाले को भी लगे कि वाकई में ये एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, किसी को पॉवर्टी लाइन से पूरी तरीके से बाहर निकाल देना, ठीक है, ऐसे कुछ काम करना है। नेक्स्ट, पब्लिक अथॉरिटी काट दो, ये मैंने पढ़ा दिया किस किस को CSR बनाना है, अंडरलाइन करो। एवरी कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, अंडरलाइन करो। और बीच में और है, और को अंडरलाइन कर लो। फिर अंडरलाइन करो कमेटी में कौन होंगे, 3 और मोर डायरेक्टर, जिसमें से 1 इंडिपेंडेंट होगा। फिर अंडरलाइन करो वेयर अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा तो उसमें 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर होंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 में से 1 इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो 2, और फिर इंडिपेंडेंट तो नहीं है तो 2 ही। अब ये भी टिक करो, एवरी कंपनी हु इज अ फॉरेन कंपनी एंड हैविंग अ ब्रांच इन इंडिया इफ फुलफिल द क्राइटेरिया शेल कंप्लाई विद द प्रोविजन। ये भी बता दिया मैंने तुम्हें कि अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर है लेकिन उसकी ब्रांच इंडिया में है और वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है, आशिया कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया संजू, नेटवर्थ तो 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर नेट प्रॉफिट 500। सुनो बेटा सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी फॉरेन कंपनी है और उसकी ब्रांच इंडिया में है और वो क्राइटेरिया पूरा कर देती है तो उसको भी CSR पे खर्च करना है। तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा क्राइटेरिया, CSR में आने का क्राइटेरिया क्या है, 3 क्राइटेरिया है, या तो नेटवर्थ या टर्नओवर या नेट प्रॉफिट। अगर ये क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आपको CSR पे कितना खर्च करना है, 2% किसका, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का, किसका। अब पूज्या एक बात बता बेटा, मैंने इस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, क्वेश्चन आया था सुनना बराबर, मैंने इस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और पहले ही साल में मेरा टर्नओवर 1200 करोड़ हो गया, 1000 से ज़्यादा हो गया, नेट प्रॉफिट मेरा 3 करोड़ था और नेट वर्थ मेरी 400 करोड़ थी। तो अगले साल मैं इनकॉर्पोरेट हुआ हूँ 22-23 में, क्या 24-25 में 23-24 में मेरे पे CSR का सेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कैसे लगेगा, कितना लगेगा बताओ। बात मत करो, हाँ तो नहीं लगेगा, तू बोल लगेगा, 1 साल का ही ले लो, तू बोल। पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ है उस पर ही लग जाएगा। किसी को और लगता है पूजा के अलावा कि नहीं लगेगा,
हाँ, नेटवर्थ 400 करोड़ है, प्रॉफिट भी 3 करोड़ है, टर्नओवर 12 करोड़ है, 1200 करोड़। तो ये 12,000 और 500 करोड़ वाले में और तक ही है। अरे वो तो उसमें प्रॉफिट वाले में बोला था ना बेटा मैं यहाँ से फेंक सकता हूँ। आपने, तो वो प्रॉफिट पे बोला था ना। सब में ही हो रहा है। अच्छा, सब में ही हो रहा है। तीनों कंडीशन के बीच में और लगा हुआ है, तीनों में से एक भी पूरी होगी तो आप पे CSR का सेक्शन लगेगा, तीनों में और है। तो आपका टर्नओवर 1200 करोड़ हो गया तो मतलब वो 1000 से ज़्यादा हो गया, तो अब मेरे पे सेक्शन लगेगा। अब लगेगा कितना? नेट प्रॉफिट का 2%, लेकिन नेट प्रॉफिट 3 साल का लेना है। अब मेरी कंपनी तो पिछले साल ही खुली है, तो फिर एवरेज कहाँ से लूँ? तो पिछले साल का ही ले लो, फिर पिछले साल का ही ले लो। क्या करूँ मैं? नहीं है तो एवरेज, ये छोड़ेंगे क्या? हाँ, जा 3 साल पूरे कर, जा 3 साल पूरे कर, 3 साल पूरे कर, उसके बाद कंपनी बंद हो गई। और ले 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 मेरा बच्चा, अब ठीक है, तो ये छोड़ेंगे थोड़ी भाई। अगर 3 साल नहीं हुए हैं आपको, 2 साल ही हुए हैं तो 2 साल का एवरेज, 1 साल हुआ है तो 1 साल का, 3 साल हो गए हैं तो 3 साल का। अंडरलाइन करो। प्रोवाइडेड डेट नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट ऑफ फॉरेन कंपनी शैल बी अकॉर्डिंग, इसका नेटवर्थ वगैरह सेक्शन के हिसाब से निकलेगा। काटो इसको, सेक्शन क्या है नीचे देखो, नेटवर्थ में क्या क्या आएगा, अंडरलाइन कर लो। नेटवर्थ में क्या आएगा? पेड अप कैपिटल नंबर 1, रिजर्व्स नंबर 2, SPR नंबर 3, P&L नंबर 4, और उसमें से डिडक्ट होगा नंबर 1 एक्यूमुलेटेड लॉसेस, नंबर 2 डेफर्ड रेवेन्यू, नंबर 3 मिसलिनियस एक्सपेंस एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड डज नॉट इंक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोलो तो क्या क्या आएगा नेटवर्थ में? पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, SPR, P&L, डेबिट क्रेडिट दोनों, मतलब क्रेडिट है तो प्रॉफिट और डेबिट है तो लॉस, लॉस माइनस होगा, और उसमें से माइनस करना है डेफर्ड रेवेन्यू, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं लेना ही नहीं है, मतलब माइनस नहीं करना, रिवैल्यूएशन रिजर्व को लेना ही नहीं है। ये नेटवर्थ आएगा आपका। क्या आएगा? टर्नओवर तो जैसे निकलता है वैसे आएगा, और नेट प्रॉफिट मैंने बता ही दिया, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से निकलेगा, इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं। किसके हिसाब से निकलेगा? अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 2 दे रखे हैं, रीड करो जल्दी से, अभी रीड करो, सुनो। तो आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा, एक में तो बोला है रिवैल्यूएशन, वो तो लेंगे नहीं, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और एक एग्जाम्पल में बोला है पिछले 3 सालों में हमारा टर्नओवर ज़्यादा हो गया या नेटवर्थ ज़्यादा हो गई, लेकिन पिछले 3 सालों में 1 साल में लॉस हो गया, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों कंडीशन में और है। एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो CSR का सेक्शन एप्लीकेबल होगा। एक बात सुन लो मेरी, सेक्शन एप्लीकेबल होने का मतलब है कि एक तो CSR कमेटी बनानी है और खर्च करना है, तुम्हें दोनों काम करने हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि हमने 2% खर्च तो कर दिया, कमेटी नहीं बनाई, तो ये भी उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि पहले कमेटी बनानी है फिर खर्च करना है। कमेटी तो बनेगी, और कमेटी में भी हमने कोई तुम्हें बहुत बड़े ऐसा नहीं बोला कि भाई रजनीकांत को लाओ, उसमें तुम्हारे ही डायरेक्टर में से 2 को रख लो, पिट्टुओं को, और इंडिपेंडेंट है तो 3 को रख लो, 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे डायरेक्टर होंगे, उस डायरेक्टर की एक कमेटी बना दो। हम तुम्हें एक्स्ट्रा खर्च करने को नहीं बोल रहे कि CSR में कोई नए डायरेक्टर रखो या नया कोई एम्प्लॉय रखो, CS हायर करो, CA हायर करो, हम तुम्हारे पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहे, बस ये कमेटी तो होनी ही चाहिए। तो क्योंकि ये CSR का खर्चा ये कमेटी ही मॉनिटर करेगी। कौन मॉनिटर करेगी? कमेटी। तो कमेटी तो होनी ही चाहिए। एक बात तो ये सुन लो, एक इसके बाद एग्जाम्पल खत्म होते ही एक टॉपिक दे रखा है, ला दे, वो पढ़ा के आज खत्म कर रहा हूँ मैं। टॉपिक दे रखा है एवरी कंपनी सीजेस टू बी। ये टॉपिक को तुम रीड करो, मैं बताता हूँ क्या है। मेरी तरफ देखो, अगर पिछले साल आपकी नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट ज़्यादा था 500, 1000 और 5 से, तो इस साल एप्लीकेबल है। अब इस साल आपका नेटवर्थ भी 500 करोड़ से कम है, टर्नओवर भी 1000 करोड़ से कम है, और प्रॉफिट भी 5 करोड़ से कम है इस साल। तो अब अगले साल आप पे CSR नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस साल कम है, तो भी आपके ऊपर CSR लगेगा अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल। मतलब एक बार ये सेक्शन आप पे चिपक गया तो कम से कम 3 साल तक चिपका ही रहेगा। ये हरामखोरी है यार, ये गलत, देना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो कम प्रॉफिट का देना पड़ेगा, लॉस हो गया तो फिर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज करना है हमें तो, लेकिन लगेगा तो सही है सेक्शन आप पे। ये गलत है। क्या बोला मैंने कि एक बार अ कंपनी सीजेस टू
exceed the limits given in 135, then also the section 135 is applicable on that company for next 3 years. For next 3 years. पढ़ो देखो सही तो पढ़ाया है ना. मतलब एक बार सेक्शन आप पे एप्लीकेबल हो गया तो कम से कम 3 साल तक तो आप पे ये सेक्शन लगेगा ही. तो जैसे पहले बोला था, जैसे सनी 7.5 साल की होती है, ये सेक्शन कितने साल का है? एक बार चिपक गया तो 3 साल के लिए चिपक गया. अब मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ. अब देखो, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आप पे सेक्शन लगेगा. आप तो ये समझ लो, मतलब एक बार हमें लिमिट देखनी है कब? पिछले साल की. पिछले साल अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा था, इस साल लग गया आप पे, तो इस साल भी लगेगा, अगले साल भी लगेगा, अगले साल भी लगेगा. 3 साल तक लगेगा ही लगेगा. उसमें भले टर्नओवर ज़्यादा हो कम हो देखना ही नहीं है. मतलब एक बार लग गया तो 3 बार तो लगेगा ही लगेगा. ये सुन लो, समझ लो, दिमाग में उतार लो. अब रुक जाए 1 मिनट. हाँ क्या? हाँ, लगातार 3 साल तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो नहीं लगेगा. तो एक बार लग गया तो 3 साल तो लग ही गया ना. अरे समझे ही नहीं तुम लोग. मेरी बात सुनो, देखो ये कह रहा है एक बार आप पे ये क्राइटेरिया 3 साल तक फुलफिल नहीं हुआ तो नहीं लगेगा. 3 साल तक कंसेक्यूटिव फुलफिल नहीं हुआ तो नहीं लगेगा. तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि एक बार लग गया तो 3 साल तक तो लगेगा ही ना. भले क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो भी लगेगा, फिर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो भी लगेगा, फिर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो चौथे साल में नहीं लगेगा, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ. लेकिन एक बार भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो 3 साल तक तो लगी गया ना आप पे. मैं ऐसे घुमा के बता रहा हूं तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं. वो कह रहा है कि 3 साल तक अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो नहीं लगेगा. तो 3 साल तक नहीं हुआ तो नहीं लगेगा ना, उसके पहले तो लग जाएगा ना. तो 3 साल तक रुकना पड़ेगा. जैसे इस साल टर्नओवर ज़्यादा नहीं था, हाँ, तो भी अगले साल तो लगेगा क्योंकि अभी 3 साल नहीं हुए. इस साल भी टर्नओवर ज़्यादा नहीं था, हाँ, तो भी अगले साल तो लगेगा क्योंकि 3 साल तक रुकना है. फिर टर्नओवर ज़्यादा नहीं था, अब 3 साल पूरे हो गए, अब ये सेक्शन आप पे नहीं लगेगा. तो कम से कम 3 साल तक अगर टर्नओवर पूरा ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब लिमिट्स एक्सीड नहीं करी 3 साल तक लगातार, तो जाके ये सेक्शन एप्लीकेबल. तो मैंने ऐसे पढ़ाया कि एक बार ये लग गया तो कम से कम. तो मैंने क्या गलत पढ़ाया? हाँ पूनम, तुझे डाउट है मेरे पे? अच्छा, अब मेरी बात सुनो. अब मैं एक लास्ट चीज पढ़ा के खत्म कर रहा हूं तुम्हें. ये क्राइटेरिया वाली बात पढ़ा दी मैंने तुम्हें. इस साल मेरे पे सेक्शन लग गया, मैंने 2% खर्च कर दिया. अगले साल मेरे पे सेक्शन लग गया, 3 साल लगता है. लेकिन इस साल मेरे लॉस हुआ था, फिर भी अगले साल तो लगेगा क्योंकि मेरा टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा था, या टर्नओवर मेरी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से. तो अब इस साल जब ये सेक्शन मेरे पे लगेगा तो पिछले 3 साल का एवरेज लेना है. लेकिन पिछले साल लॉस है, उसके पहले 2 साल में प्रॉफिट था, तो 3 साल के एवरेज में 2 साल के प्रॉफिट को प्लस करो और लॉस को माइनस करो. तो अपने आप वो लॉस माइनस हो गया. लॉस माइनस होने से 2% भी कम आएगा आपका, तो आपको थोड़ा बेनिफिट तो मिल गया ना. और तीनों साल में ही लॉस था, तो फिर लॉस तो 0 हो गया, और 0 का 2% भी 0 ही होगा. तो बस खत्म, फिर लगेगा ही नहीं. तो टेंशन क्यों ले रहे हो? ऐसा क्यों सोच रहे हो लॉस हुआ तो कहाँ से लाके देंगे? अरे मैं कह रहा हूँ सेक्शन लगेगा आप पे, लेकिन देना तो प्रॉफिट में से ही है. तो 3 सालों में अगर लॉस हो गया तो 2% भी तो कम ही आएगा. क्यों टेंशन ले रहे हो? 2% ज़्यादा थोड़ी आएगा. 2% में लॉस अपने आप लेस होकर आएगा. ये सेक्शन पूरा हुआ. अरे ये सारे टॉपिक आज के खत्म हुए. कल लास्ट लेक्चर रहेगा. एक होमवर्क दे रहा हूँ, सेक्शन बहुत बड़ा है. आप अपनी लैंग्वेज में कल इसको लिख के लाओगे और कॉपी में चिपका के लाओगे बुक में, बुलेट पॉइंट्स में. पॉइजन वाली बात, शेड्यूल 7 के खर्चे सारे मत लिखना, बस पॉवर्टी, मेन, स्लम, फ्लम ऐसे लिख देना. नंबर 2. नंबर 3 क्लैरिफिकेशन. नंबर 4 नेट प्रॉफिट में क्या आता है क्या नहीं आता. नंबर 5 कमेटी. नंबर 6 ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होता है, नेटवर्थ वगैरह वाली बात. और जो बातें मैंने बताई है बुलेट पॉइंट में मुझे सारी चाहिए आज तक की. फिर कल जो पढ़ाऊंगा वो भी उसी में ऐड कर देना और ख़त्म. कल ड्यूटीज़ पढ़ाऊंगा, बोरिंग चीज़ें हैं थोड़ी. CSR की ड्यूटी क्या होती है, ये क्या होता है,
और CSR पे खर्च कितना करना होता है 2%। वो अभी तक इसमें आया नहीं है, वो आ जाएगा आगे, कल आएगा मतलब। धन्यवाद। वे तो बंद हो गया।